बुधवार की इस सुहानी शाम रिमझिम फुहारों के बीच आपका स्वागत करते हैं अलका और कपिला। लेकिन रिमझिम फुहारों के साथ साथ अलका देखा जाए तो बहुत सारे त्योहारों ने भी अपनी रंगत बिखेर रखी है। एक तरफ जहां रमजान का पाक महीना चल रहा है तो वहीं केरल में ओणम की भी रंगारंग इस फेस्टिवल की भी रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। तो हम सभी की तरफ से आपको ओणम की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन कपिला देखा जाए तो बात चाहे मौसम की हो चाहे त्योहार की हो, एक चीज के बिना हर चीज की रंगत बिल्कुल फीकी रहती है और वो है मधुर संगीत। और ऐसे ही कुछ मधुर संगीत की स्वर लहरियां हमारे स्टूडियो में भी गूंजने वाली है। उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। लेकिन संगीत के साथ साथ हम बहुत सारी जानकारी भी आपको देते हैं, जो जानकारी आपके बहुत काम आती है। और ऐसी ही एक अहम जानकारी आर्थिक जगत से जुड़ी हुई प्रस्तावित डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इस बारे में आप हमारे एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप पहले हमारा नंबर नोट करें ताकि सवालों के जरिए आप हमसे जुड़ सकें। तो हमारा फोन नंबर है 23097532 और 011 आपको आगे कोड लगाना है अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ड्राफ्ट डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और इसका हम सबकी जिंदगी पर, हमारी आय पे क्या असर पड़ने वाला है। डॉक्टर सुनील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ राइटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 5 दशक पुराना इनकम टैक्स एक्ट बदलने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी बदलाव की? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था। तब से लगभग 50 बार हर साल बजट आता है जी। तो उस बजट में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो उससे हर साल चेंजेस होते होते 50 बार लगभग वो चेंज हो चुका जी। तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजोज, उन सारी चीजें अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसके बाद में डिफरेंट कोर्ट केसेज इस दौरान हुए हैं, उनके कारण भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं सरकार को हर बजट में। बहुत सी एनोमलीज रहती हैं, आपस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं सरकार में और जनता के बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती हैं। उन सब के चलते अब एक ये जरूरी हो गया था कि इसको हर साल अमेंडमेंट करने की बजाय इतना ज्यादा बल्कि और कंफ्यूजिंग हो गया था कि उसको एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट बना दिया जाए। तो उन्होंने नाम डायरेक्ट टैक्स कोड दिया है, इनकम टैक्स एक्ट ना देके, क्योंकि उसमें वेल्थ टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। तो इस तरीके से इन्होंने एक ये प्रस्ताव दिया है। अभी ये कोई एक्ट नहीं बना है। काफी जनता इस बात से भी परेशान है कि कहीं ये एक्ट तो नहीं बन गया है या ये अभी प्रस्ताव है। और ये पहली बार है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि इनकम टैक्स एक्ट को जनता के सामने मसौदा तैयार करके ड्राफ्ट शेप में रखा है जी। जनता के कमेंट्स और सजेशंस मांगे हैं सरकार ने। उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद इसको पार्लियामेंट में बिल के रूप में रखा जाएगा, तब ये एक्ट बनेगा। इसलिए सरकार ने इसमें काफी समय दिया है कि आप अभी 1-1.5 महीने के अंदर इसके ऊपर अपने सुझाव दे दीजिए, फिर इसको बिल करेंगे, एक्ट करेंगे। होते होते 1 अप्रैल 2011 से इसको लागू करने का प्रस्ताव है। यानी भी बीच में एक और फाइनेंशियल ईयर आएगा जिसमें नॉर्मल बजट आएगा। लेकिन पुराने से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कितना इफेक्ट पड़ सकता है एक आम जनता पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिंप्लीफाइड है जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, और टैक्स पेयर फ्रेंडली है। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स भी हुआ है इसमें। आम जनता को बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे एक्ट में ना कोई प्रोविजो है, ना एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सेक्शंस हैं। और एक और खास बात की है इसमें, पिछले इनकम टैक्स एक्ट में एक बात थी कि हर चैप्टर में अलग अलग जहां जो सब्जेक्ट होते थे, डेफिनेशन हर चीज की दे दी जाती थी। इस बार इन्होंने क्या करा, शुरू में सेक्शन 2 से हटा के वो सारी लास्ट में सेक्शन 284 में सारी डेफिनेशंस दे दी हैं। 318 डेफिनेशंस हैं, वो सारी एक जगह दे दी हैं कि किसी को भी रेफर करनी है तो उस सेक्शन में जाके देख ले। तो बहुत ही सिंप्लीफाई किया है इसको। जहां तक आपने पूछा कि क्या फर्क आम जनता पे इस चीज का पड़ेगा, तो देखिए, जनता में अभी कुछ लोगों के अंदर पैनिक है कि हमारे ऊपर टैक्स बढ़ेगा क्योंकि एग्जम्पशंस कुछ कम हुई हैं, डिडक्शंस हटी हैं। कुछ को लगता है कि लिमिट 10 लाख रुपए कर दी है बढ़ा के, जो मिनिमम स्लैब की 10% स्लैब की है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है या बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार को अभी जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है 3,80,000 करोड़ रुपए हो रहा है जी। जो लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इतना आना चाहिए। तो सरकार को तो टैक्स कलेक्ट करना है, देश कहां से चलेगा अगर सरकार टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी। अगर उनको टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स स्लैब वो बेशक अच्छे बना दिए हैं देखने में, लेकिन जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हटी हैं काफी, वो बैलेंस हो जाएगा।
ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आम जनता के ऊपर, ना उन्हें नुकसान होगा ना कुछ फायदा होगा, थोड़ा बहुत होगा। बेस उनका है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए जी। जो अभी तक लोग बाग कंप्लायंस नहीं करते थे, या नंबर 2 की इनकम जो कही जाती थी कि जनरेट करते थे, और हर 10 साल बाद एक डिमांड उठती थी कि VDIS लाइए। लगता है कि जो ये स्लैब रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 25 लाख से ऊपर 30% देना पड़ेगा, जो कि पहले 5 लाख रुपए था। जी जी। जो 3 लाख रुपए था उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है कि 10 लाख और 25 लाख के बीच में आपको 20% देना। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, खास तौर से नंबर 2 जनरेट ना हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसके लिए बहुत अच्छे है। और टैक्स रेट्स चूंकि इतने कम हो गए हैं, 10% में हर आदमी देना चाहता है टैक्स, तो इसलिए जो बेस है टैक्स का, सपोज आज X नंबर करदाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए सरकार को टैक्स कलेक्शन आसानी से हो जाएगा। जी। तो टैक्स पेयर्स में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो सैलरीड लोगों की है। तो ऐसे में जो एक आम सैलरीड टैक्स पेयर है उसमें आप कैसे देखते हैं, क्या ये पूरी तरह बैलेंस्ड है? एक तरफ स्लैब बढ़ाया गया, जो रियायत का है, लिमिट है, उसको बढ़ाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो रियायतें पहले मिलती आ रही थी उनको हटाने की बात हो रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है या कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है टैक्स पेयर का? नहीं, नुकसान नहीं है टैक्स पेयर को। देखिए, जो सपोज एक इंडिविजुअल की बात करें, 1,60,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। 1,60,000 रुपए से अब 10 लाख तक इन्होंने प्रस्ताव किया है कि 10% टैक्स। 90% से भी ज्यादा करदाता इस स्लैब में आ जाते हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो जहां तक मुझे लगता है 1 लाख करदाता ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो 10 लाख से ऊपर की रिटर्न फाइल करते हैं जी। 10 लाख रुपए से ऊपर की। इसका मतलब ज्यादातर 1 लाख उनको छोड़ दो तो सब 10% के स्लैब में आ जाएंगे। और जब 10% के स्लैब में आ जाएंगे तो अगर एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस सब खत्म भी हो जाए तो बैलेंस है, तो भी ऐसी कोई आफत नहीं आ गई है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन पड़ने वाला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप 20% और 30% के स्लैब में आ रहे हो, इसका मतलब आप अपर मीडियम क्लास में हो। तो अगर आम जनता को छोड़ दें तो अपर मीडियम क्लास में अगर 1 लाख 2 लाख टैक्स पेयर हैं भी और उनके ऊपर कोई ज्यादा टैक्स का बर्डन पड़ भी रहा है, तो देखिए टैक्स का बर्डन जो ज्यादा कमाएगा उसके ऊपर तो ज्यादा पड़ेगा। जी जी जी। सरकार अदरवाइज टैक्स कहां से कलेक्ट करेगी? जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की आपने बात की है, उसमें जो पहले 1 लाख रुपए तक की लिमिट होती थी 80C में, और वो सेक्शन 66 में उन्होंने 3 लाख की कर दी है सेविंग्स की। जी। तो वो लिमिट भी बढ़ाई है कि अगर आपको पहले 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, वो 3 लाख रुपए तक की मिलेगी। है उसके कुछ अलग प्रोविजंस हैं, कुछ चीजें उसमें से हटा ली हैं, कुछ इंश्योरेंस, पेंशन, सुपर एनुएशन, ये चीजें उसमें रखी हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो 3 लाख रुपए आपको दे दिए ना कि 3 लाख रुपए आप सेव कर लीजिए। जी जी। तो 10 लाख रुपए की अगर किसी की इनकम है, 1,60,000 वो निकाल दो, 3 लाख वो निकाल दो, तो 5,40,000 रुपए 10% 54,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है। अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है तो, और इनकम है तो फिर और ज्यादा टैक्स तो यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी इनकी जो है इजी हो जाएगी। लेकिन आप जैसे सेविंग्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम अपनी सेविंग्स के लिए क्या करते थे, अगर हमें टैक्स बचाना है तो LIC पॉलिसी ले ली या फिर PPF में अमाउंट जो है कुछ पैसे अच्छे से जमा करा दिए। अब इन पर भी कि आगे जाकर हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा हमें? नहीं, आगे जाके नहीं है। पहले क्या था हमारे हिंदुस्तान में, अभी तक EEE सिस्टम था, EEE। उसका मतलब ये था कि जब आप पहले इन्वेस्ट कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट होगा, उतना पैसा छूट मिलेगी। जब आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होगा तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा, और जब आप उसको विड्रॉ करोगे, यूज करोगे, तब भी वो एग्जेम्प्ट होगा। अभी तक ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से मैच करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में भी प्रस्तावित डायरेक्ट टैक्स कोड में इन्होंने EET सिस्टम ला दिया है, जिसमें जब जमा करोगे तो एग्जेम्प्ट होगा, उसका इंटरेस्ट अर्न होगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और जब वो विड्रॉ करोगे आप उसे तब टैक्सेबल होगा। नॉर्मली विड्रॉ आदमी करता है रिटायरमेंट के बाद। जी जी। तो जब रिटायरमेंट के बाद उसकी कोई और इनकम तो होगी नहीं बिल्कुल नॉर्मली। तो वो अगर विड्रॉ करता भी है अपनी जरूरत के लिए, तो जो उसकी छूट अभी 2,40,000 की सीनियर सिटीजन की मिल रही है, अभी तक सीनियर सिटीजन की एज इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में 65 ईयर्स की हुई है, जो कि एक सुझाव जनता की तरफ से आ रहा है कि वो 60 कर देनी चाहिए, क्योंकि 60 पे सब लोग रिटायर हो जाते हैं। तो अगर वो हो जाती है, तो नहीं भी होती है, तो रिटायरमेंट के बाद में अगर आपकी 2,40,000 की छूट वो मिल जाती है, आपके घर खर्चे के लिए आपने जो पैसा विड्रॉ किया, अगर उस पर 10% दे भी दिया तो वो बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट हो।
तो अभी हमने सैलरीड क्लास की बात की, अब अगर बिजनेस क्लास की बात करें तो उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही लघु और मध्यम जो उद्योग है उनको काफी प्रमोशन दिया जा रहा है, इस कोड के लागू होने के बाद उन पे क्या असर होगा? देखिए, बिजनेस क्लास में सबसे जो इन्होंने अच्छा फायदा दिया है वो एसएमई सेक्टर को दिया है, जो लघु मध्यम उद्योग है। उसमें इन्होंने कहा है कोई भी बिजनेस जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक सालाना है, उनको इन्होंने कहा है कि आप 8% अगर उस पर प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हो तो आपको ना तो बुक्स लिखने की जरूरत है, ना ऑडिट कराने की जरूरत है, सब चीज से छूट दे दी है। और एक और खास बात, उस पर इन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, जो बाकी लोगों को जरूरत पड़ती है, जो हम अभी तक आगे करते भी आ रहे हैं। हाँ, वो छूट दे दी है इन्होंने। जिस समय रिटर्न फाइल कर रहे हो उस समय पे कर दो आपके ऊपर जो टैक्स बनता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, अगर 1 करोड़ रुपए की किसी की टर्नओवर है, उसमें 8 लाख रुपए उन्होंने प्रॉफिट शो किया, उस 8 लाख में से 1,60,000 की तो पहली छूट मिल जाएगी उनको। उसके बाद मान लो उन्होंने 3 लाख की सेविंग कर ली, 3 लाख की वो छूट मिल गई, और ये 1,60,000 हो सकता है ओवर ए पीरियड बढ़ेगी भी है, जो हर साल ही बढ़ती है, तो ये भी हो सकता है आगे बढ़े। लेकिन अगर 1,60,000 पे भी इसको मान लें तो 4,60,000 की मोटी मोटी छूट हो गई, तो 5,40,000 रुपए जो बचा, 3,40,000 रुपए बचेगा 8 लाख में से, तो 34,000 रुपए उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एक जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। तो इतना बड़ा फायदा इन्होंने दिया है इसको, इससे ऑडिट की जरूरत नहीं, किताबें लिखने की जरूरत नहीं, और कोई एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं। जी, तो कुछ और भी जानकारी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, नरेश, हमें कॉल करें। जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है 20 साल पुरानी जी। सपोज 2013 में वो ड्यू हो जाएगी, तो उसका जो अमाउंट टोटल निकलेगा तो उसमें ईईटी के हिसाब से कैसे टैक्स बनेगा? देखिए, जो सरकार का प्रस्ताव है अभी पीपीएफ में, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि 31 मार्च 2011 को जो बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वहां तक की आपको छूट है। उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो या उस अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट एक्रू होता है आगे सालों में, उसके ऊपर आपको विड्रॉल के टाइम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जितनी अमाउंट आपकी इकट्ठा 31 मार्च 2011 को है, वो आप कभी भी विड्रॉ करते हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कई लोग समझ रहे थे कि बिट्रे ऑफ ट्रस्ट है लोगों के साथ, कि लोगों ने जमा किया उनके साथ। लाइकवाइज एलआईसी में अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम समझते हैं कि एलआईसी में भी ये हो जाएगा कि 31 मार्च 2011 की सरेंडर वैल्यू निकाल ली जाएगी, और उसके बाद की जो 2 साल की इनकी बता रहे हैं 2013 को हो रही है, उस पर खाली टैक्स देना पड़ेगा, 2011 की सरेंडर वैल्यू पर टैक्स नहीं लगेगा। जी, तो जब हमने चर्चा शुरू की थी, आपने बताया कि प्रस्तावित ये कोड है और इसमें लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि उन्हें कौन से पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं, तो कैसे ये किया जा सकता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है www.fin.nic.in/dt कोड, इस पे जाएं, आप अपने सजेशंस और सुझाव जो भी हैं, आपके कमेंट्स हैं, वो सब दे दीजिए। सरकार ने मांगे हुए हैं वेबसाइट पे, और जो भी बोलना चाहता है, इसीलिए मांगे हैं ये कि आप अपनी बात रखें उसमें। जिसको जो दर्द है वो अपना दर्द वही बोल सकता है जी, तो वो बोले और वो सुना जाएगा। क्या सिंप्लीफाइड तरीके से ये समझाया भी गया है इस वेबसाइट पे? एक बार एड्रेस हम लोग रिपीट कर देते हैं, जिससे सभी दर्शक जान जाएं कि किस तरह से वो इस पे अपने फीडबैक दे सकते हैं। www.fin.nic.in/DTCODE। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो क्या सिंप्लीफाई कैसे ये हो रहा है, ये आप हमें समझाएं कि कहा जा रहा है कि पूरा जो प्रक्रिया है ये सिंप्लीफाई करने की है, वो कैसे? ये सिंप्लीफाइड इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें सेक्शंस कम है पहले से। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ भी, बहुत ही आसान है पढ़ने में। और एक और खास बात इस बार की है जो कि पहले तक नहीं होती थी, इस एक्ट में हर चीज की सरकार ने कोशिश की है कैलकुलेशन करके देने की, फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिससे आदमी को अपने आप कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी किसी भी करदाता को, इसलिए ये सिंप्लीफाइड है। जी, तो बार बार हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश की